बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। आज हम आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य से पंचलाइट कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही संक्षिप्त, सुव्यवस्थित और स्पष्ट है। यह एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी का मतलब विशेष क्षेत्र या विशेष अंचल की कहानी। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं गोधन, मुनरी और गुलरी। प्रस्तुत कहानी में गोधन और मुनरी नायक और नायिका हैं और गुलरी मुनरी की माँ है, जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है। तो इस कहानी को हम संक्षिप्त और विशेष रूप से लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं, जैसे पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी एक आंचलिक कहानी है जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। इसका सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। पंचलाइट कहानी सुप्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र एवं जीवंत परिदृश्य को दर्शाया गया है। यह कहानी बिहार की ग्राम्यांचल परिदृश्य की एक जीवंत कथा को प्रस्तुत करती है और यह कहानी आंचलिक कहानी है। पंचलाइट का अर्थ। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लाइट। इस कहानी का कथानक क्या है? प्रस्तुत कहानी में गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स गैस खरीदी जाती है और उसका उद्घाटन आसपास के गांवों की निगरानी में किया जाता है। इस अवसर पर पूजा कीर्तन भी कराया जाता है। जब पंचलाइट को जलाने का समय आता है तो इस अवसर पर पंचलाइट को जलाने वाला कोई नहीं मिला। इस अवसर पर उसी गांव की एक लड़की मुनरी, जिसका प्रेमी गोधन था और गोधन पंचलाइट जला सकता था, पर गांव वाले उसे गांव से निकाल दिए थे क्योंकि वह मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता था और उसे देख देख कर सलीमा का गीत गाता था और इशारे करता था। और गांव वाले अपनी साख बचाने के लिए गोधन को मनाते हैं। गोधन आता है और वह स्प्रिट न होने पर भी गरी के तेल से ही पेट्रोमैक्स जला देता है और महतो टोली के लोग खुशियां मनाने लगते हैं। इस प्रकार गोधन गांव के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो किसी आदमी के अंदर कोई बुराई होती है तो उस बुराई को हम किसी अच्छाई को देख करके भूल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण। पंचलाइट कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। सरदार, गुलरी, मुनरी, गोधन आदि प्रमुख पात्र हैं। प्रस्तुत कहानी में लोग अंधविश्वासी और अशिक्षित थे, परंतु अपने चरित्र को इस कहानी में जीवंत कर दिए। कथोपकथन। कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, फिर भी वह अत्यंत स्वाभाविक है। संवादों में बहुत ही व्यंग और विनोद है। कहानी के कथोपकथन से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञानबोध और गुण व्यक्ति का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। इस लाइन को फिर समझो। ज्ञानबोध और गुण व्यक्ति का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। अगली हेडिंग है इसकी वातावरण। कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है और गांव का सजीव चित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें देखा गया है कि ग्रामीण में ही अंधविश्वास, रीति रिवाज, रूढ़िवादी विचार व्याप्त है और अधिक प्रभावशाली है। भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में भाषा सहज, सरल, सुरम्य और बोधगम्य है, जिसमें देशज गांव के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो ग्रामीण की अशिक्षा और अज्ञानता का परिचायक है। नेम, टेम, चौका, पीढ़ी और इसके अलावा
उर्दू शब्द दिमाग, शोरगुल, मायूसी, काबिल आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य, अगर एक कहानी पूछी जाती है तो मैं विशेष करके केवल उद्देश्य ही पूछ लिया जाता है, तो हम भूमिका के साथ थोड़ा उद्देश्य को और बड़ा करके लिख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर यह संक्षिप्त लिखी गई है। तो उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की शिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास आदि का चित्र प्रस्तुत किया गया है। कह रहे हैं कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, कि कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास आदि का चित्र प्रस्तुत किया गया है और ग्राम्यांचल के खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया है और कहानी की उपयोगिता को सिद्ध किया है और कहानी के प्रत्येक पात्र को जीवंत कर दिया है। कहने का मतलब होता है, इस कहानी के द्वारा यही बताया गया है कि जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई बुराई होती है, यदि उसके अंदर अगर अच्छाई है, तो उस अच्छाई के कारण हम क्या करते हैं, उसकी बुराई को भूल जाते हैं। प्रस्तुत कहानी में गोधन, जो कि मुनरी से प्रेम करता था, जो उस समाज के लिए बुरा था, इसलिए गांव के लोग या उस समाज के लोग गोधन को गांव से निकाल देते हैं। लेकिन जब गांव के स्वाभिमान और साख की बात आती है, तब वह गोधन को फिर बुलाते हैं और गोधन को बुला करके उसकी सारी कमियों को और बुराइयों को माफ करते हुए वह गांव के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उसे माफ कर दिया जाता है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।